जय हिंद साथियों। चलिए आज हम लोग जो है संविधान के जो प्रमुख अनुच्छेद हैं उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, प्रमुख संवैधानिक अनुच्छेद। वैसे आपकी अगर इच्छा होगी तो मैं आप कमेंट करके हमें बताइएगा, तो मैं जितने अनुच्छेद हैं मैं सबको पढ़ा दूंगा। लेकिन फिलहाल जो है एग्जाम के व्यू से जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं उन सभी अनुच्छेदों को हम जो है सो लेकर के आए हुए हैं। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। आपकी डिमांड होगी तो उसके हिसाब से फिर जो है सो और अनुच्छेदों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, या अलग से मैं लेक्चर बना करके आपको अपलोड कर दूंगा, आप वहां से देख लेंगे। चलिए, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आपको हो सकता है कि ये ठीक से समझ में ना आया कि क्या क्या मैंने लिखा है। बस आप ध्यान से सुनते जाइए। इसको आपको नहीं लिखना है, मैं पीडीएफ आपको डाल दूंगा, वहां से कवर कर लीजिएगा, या फिर मैं बोल रहा हूँ उसको सुन के लिखिए। कोशिश कीजिए कि बोल रहा हूँ उसी को सुन करके लिखा कीजिए। सामने मोबाइल रखिए, आराम से पॉज कर करके सुन करके लेक्चर लिखिए। आपका नोट्स जो बेहतर तैयार होगा ना, और हमेशा के लिए मैक्सिमम समय के लिए आपके दिमाग में रुकेगा। अगर नोट्स दे देंगे सीधे लिख के छाप लीजिएगा तो उसका कोई खास फायदा होगा नहीं, लेकिन मैं दे दूंगा फिर भी। बट कोशिश कीजिए कि आप वीडियो देख करके और तब बैठ करके लिखें। ठीक है, चलिए इस डेटा पे मत जाना है, बस मैं केवल इसको यहाँ पे लिखा हूँ ताकि अनुच्छेद को मैं डिनोट कर सकूँ कौन सा अनुच्छेद पढ़ रहे हैं हम लोग। इसलिए अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान द्वारा जो है अनुच्छेदों की संख्या 395 जोड़ी गई थी। आज भी मूल अनुच्छेदों की संख्या 395 ही है, लेकिन ए बी सी डी करके इस तरह से अभी 477 अनुच्छेद हो चुके हैं। ठीक है, मूल संख्या पहले भी 395 थी, आज भी मूल संख्या 395 ही है। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं इन अनुच्छेदों को थोड़ा सा। आर्टिकल 1 क्या कह रहा है कि आर्टिकल 1 का कहना है भारत राज्यों का एक संघ है, यानी भारत जो है वह 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्यों से मिलकर के बना हुआ है। सिंपल सा फंडा है कि भारत राज्यों का अगर एक संघ है कहा जा रहा है तो यह 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित राज्यों से मिलकर बना हुआ देश है ना। पहला अनुच्छेद हो गया। दूसरा अनुच्छेद कह रहा है कि नए राज्यों को बनाने और नए राज्यों के प्रवेश और बनाने की प्रक्रिया, यानी कि अगर हम मान लेते हैं किसी देश के क्षेत्रों को जीत लेते हैं तो वह हमारे भारत में प्रवेश कर जाएगा, एक नया राज्य होगा। या फिर हम नया राज्य बना सकते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना टूट करके एक नया राज्य बना। तो नया राज्य बनाने और नया राज्य के प्रवेश का प्रावधान अनुच्छेद 2 में लिखा गया है। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद दूसरा जो है वो हमको यही बात बताता है कि हम नए राज्य को प्रवेश दे सकते हैं और नया राज्य का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अब है अगला आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या कहता है? तो आर्टिकल 3 कहता है कि राज्यों का निर्माण, उसके बाद राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन। ठीक है, नया राज्य बनाने का प्रावधान आर्टिकल 3 में वर्णित है। राज्यों की सीमा में परिवर्तन ये भी आर्टिकल 3 में वर्णित है, और नाम को बदलने का प्रावधान ये भी आर्टिकल 3 में वर्णित है। आप देखते होंगे अभी के टाइम में जो सरकार है वो बहुत सारे जगहों का नाम चेंज किया, जैसे इलाहाबाद का नाम बदल के क्या रख दिया गया? प्रयागराज। तो प्रयागराज जो इलाहाबाद का नाम बदल के रखा गया है, यह अधिकार कौन देता है इनको? कौन दिया? सरकार को यह अधिकार कौन दिया? तो हमारा संविधान दिया। संविधान में भी कौन? तो आर्टिकल 3 जो है यह अधिकार देता है कि आप नाम को क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं, नया नाम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 जो है यह नागरिकता से संबंधित है ना। भारतीय संविधान में आपको हमको जो नागरिकता मिली है, यह नागरिकता किस आधार पर मिली है? देश जब आजाद हुआ शुरुआत के दौर में जो नागरिकता मिली उसका आधार क्या था, इसका वर्णन आर्टिकल 5 में है। ठीक है, आर्टिकल 6 क्या कहता है कि आर्टिकल 6 कहता है भारत में आने वाले विदेशियों को नागरिकता, यानी भारत में अगर कोई विदेशी आते हैं तो उसको कैसी नागरिकता प्राप्त होगी, इसके बारे में जानकारी आर्टिकल 6 देता है। ठीक है, भारत में कोई विदेशी अगर आते हैं तो उनको कैसी नागरिकता मिलेगी, यह आर्टिकल 6 में वर्णन है। अगला है आर्टिकल 7। अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जाता है, कोई व्यक्ति भारत से कहाँ जाता है? पाकिस्तान, तो उसको कैसी नागरिकता मिलेगी?
उसकी नागरिकता का क्या कंडीशन होगा, इसके बारे में जानकारी हमको कौन देता है? आर्टिकल 7 देता है। अगला है आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 कहता है कि भारत से बाहर रहने वाले लोगों के लिए नागरिकता, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो भारत में रहता है और अभी अरब गया हुआ है कमाने, तो भारत से बाहर जो लोग रह रहे हैं, जो भारतीय हैं बाहर रह रहे हैं, तो उनके साथ नागरिकता कैसी रहती है, किस कंडीशन की नागरिकता उनके साथ जुड़ी हुई है, इसके बारे में अगर आपको जानकारी लेना है तो आप सीधे आर्टिकल 8 को स्टडी कीजिए, आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अगला है आर्टिकल 9। अगर कोई विदेशी भारत की नागरिकता को प्राप्त करना चाहता है ना, कोई विदेशी अगर भारत की नागरिकता को लेना चाहता है तो उसको नागरिकता कैसे मिलेगी, किस आधार पर मिलेगी, इसके बारे में जानकारी हमको आर्टिकल 9 में दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं। अगला है आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 अब ये बोलता है नागरिकता के अधिकारों का रहना, यानी अगर आपको कोई नागरिकता मिला हुआ है तो किस कंडीशन में वह नागरिकता आपके लिए बनी रह सकती है, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। यह जो है सो आर्टिकल 10 में वर्णित है। अगला है आर्टिकल 11। यह बताता है कि संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह नागरिकता में क्या कर सकता है, फेरबदल कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति अगर पंजीकरण के द्वारा नागरिकता लेना चाहता है तो कई एक बार बदलाव किए गए, पहले 10 साल लगातार भारत में था, फिर 7 साल हुआ, फिर 10 साल हुआ, फिर 7 साल हुआ ना। तो ये संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता में क्या कर सकता है, बदलाव कर सकता है, संशोधन कर सकता है। अगला है आर्टिकल 12। देखिए 11 तक, 5 से लेकर के 11 तक का जो संबंध है वह भारतीय संविधान में नागरिकता से है, ठीक है। आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक जो है यह मौलिक अधिकार के बारे में जानकारी देता है। फिलहाल हम लोग 12 देखते हैं। 12 क्या बोलता है, तो 12 राज्य की परिभाषा देता है, यानी कि राज्य किसको कहते हैं इसकी परिभाषा हमको आर्टिकल 12 से प्राप्त होती है, ठीक है। आर्टिकल 13 क्या कहता है, तो यह कहता है असंगत या अल्पीकरण जो मौलिक अधिकार हैं उसको जो है तो कम किया जा सकता है, उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। यह प्रावधान जो है आपको आर्टिकल 13 में है। इसी के कारण हमारा जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा के कहाँ डाल दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। और शिक्षा का अधिकार जो नीति निर्देशक सिद्धांत में था आर्टिकल 45 में, उसको वहां से उठा के कहाँ ले आया गया, मौलिक अधिकार में डाल दिया गया 21 के ए में। यानी कि मौलिक अधिकारों को रहने कम या ज्यादा करने का अधिकार संसद सरकार के पास है। यह बात हमको आर्टिकल 13 बताती है, ठीक है। मुझे लगता है कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए 1 से लेकर के 13 तक। बहुत बढ़िया। 13 के बाद सीधे आप देखिएगा यहाँ पे 39। आपका दिमाग चकराएगा कि बीच वाला क्या हो गया, तो बीच वाला सीरीज आप पीछे देखे होंगे, पिछला लेक्चर जो डाला गया है वह मौलिक अधिकार से रिलेटेड है ना। तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत जितने आर्टिकल आते हैं उन सभी आर्टिकलों को मैंने मौलिक अधिकार में ही पढ़ा दिया है, इसलिए यहाँ पे इसके बाद वाला आर्टिकल क्या हो गया है, गायब हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। अगला है आर्टिकल 39 का ए। यह बताता है समान न्याय तथा कानूनी सहायता। क्या है ये समान न्याय, मैं समझाता हूँ। मैंने बोला कि इसको देख के आप मत लिखिएगा क्योंकि आपको नहीं समझ में आएगा क्या लिखा गया है, ठीक है। आर्टिकल 39 का ये बोलता है कि समान न्याय, यानी प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे राजा हो, रंक हो, भिखारी हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, उसको न्याय जो है समान मिलेगी, बराबर मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कि अगर कोई व्यक्ति कानून का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है, वकील का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है, तो राज्य सरकारें उसे वकील देंगी। यह प्रावधान भी 39 के ए में ही वर्णित है, ठीक है। अगला है आर्टिकल 40। यह बताता है ग्राम पंचायत के बारे में। आज के टाइम में आप देखते होंगे सभी गाँव में ग्राम पंचायत की व्यवस्था है। बलवंत राय मेहता समिति का त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत जो है सब प्रचलन में है ज्यादातर गाँव में। तो ये जो है आपको ग्राम पंचायत के बारे में हमको जानकारी आर्टिकल 40 से मिलता है, 40 से मिलता है। अगला है आर्टिकल 44। मैंने आपको पीछे ही बोला था कि जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको लगे कि नहीं सब कुछ चाहिए आपको तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं निश्चित रूप से अपलोड करूंगा। आर्टिकल 44 यह क्या बताता है, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता आप बार बार सुनते होंगे, समान कार्य समान वेतन, समान कार्य समान वेतन। तो यह हल्ला करने का अधिकार या मांग करने का अधिकार कहाँ से मिलता है जनता को, तो यह आर्टिकल 44 जो अनुच्छेद है यह बोलता है कि सभी को समान नागरिक संहिता मिलेगी। आई बात समझ में, बहुत बढ़िया। अगला आर्टिकल 48 यह क्या बताता है,
कृषि एवं पशुपालन संगठन, यह बताता है कि भारत सरकार द्वारा कृषि एवं पशुपालन संगठन बनाया जाएगा और लोगों को जो है खेती बाड़ी और पशुपालन में धीरे धीरे कैसे विकास होगा इसके बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। अगला है 48 का ए, यह बताता है पर्यावरण, वन और वन्य जीव का संरक्षण। देखिए हम सभी सबसे सर्वश्रेष्ठ जीव हैं इस धरती पर के, बोला भी जाता है कि हम भगवान के सबसे निकटवर्ती संतान है, तो सिंपल सी बात है कि सबसे श्रेष्ठता हमारे अंदर तो भरी हुई है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हम इस धरती को जिसको ऊपर वाले ने हमें दिया हुआ है उसको तहस नहस कर दे, बर्बाद कर दे ना। यानी कि आपको इसका दोहन करने का अधिकार है, लेकिन इस तरह से दोहन न कर दे, दुरुपयोग करने का अधिकार आपके पास नहीं है। इसी के तहत आपको आर्टिकल बोलता है कि आप पर्यावरण को बनाए रखिए। आज के टाइम में आप ठंडी के टाइम में जाइए, बहुत सारे ऐसे राज्य है जहाँ के वातावरण में मतलब इस तरह की गंदगी, इस तरह का कचरा फैला हुआ है कि कहा जाता है कि वह जगह रहने लायक, सांस लेने लायक सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसको नुकसान किसने किया है? हमने किया है, मानव जीवन ने किया है, मानव ने किया है, तो उसको उससे थोड़ा सा बचना होगा। तो पर्यावरण को ठीक रखने की जरूरत है, वन ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने की जरूरत है और वन्य जीव का संरक्षण का भी अधिकार है। मान लीजिए कि शेर बाघ चीता को खत्म कर दीजिएगा तो इतना शाकाहारी जीव हो जाएंगे कि वो सारे जो है पेड़ पौधे खा जाएंगे, फिर भी दिक्कत होगी। यानी कि सभी में जो है सो सामंजस्य बिठा के हमको रखना पड़ेगा। तो वह पर्यावरण, वन और वन्य जीव का संरक्षण जो है यह आर्टिकल 48 का ए बताता है हमको। अगला है आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 क्या कहता है? तो यह कहता है राष्ट्रीय स्मारक। राष्ट्रीय स्मारक यानी कि हमारे जो पुराने धरोहर हैं, जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, इस तरह के बहुत सारे हमारे स्मारक हैं। आप खजुराहो चले जाइए, वहाँ के जो सो हो गए, आप बोध गया चले जाइए, वहाँ के हो गए। ये सारे स्मारक जो हैं इनके बारे में बोला गया कि राष्ट्रीय स्मारक स्थान यानी कि राष्ट्रीय विषय के जो स्थान है, क्षेत्र है, जगह है, उन स्थान और वस्तुओं का संरक्षण और राष्ट्रीयता से संबंधित वस्तुओं की हिफाजत करना, उनका संरक्षण करना, उनका देख रेख करना, देखभाल करना, इसका भी अधिकार हमारे पास ही है। इसको भी हमको करना है, इसको भी बना के रखना है। ठीक है, देखिए सामान्य तौर पर राष्ट्रीय स्मारकों को बचा के रखना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि यह पर्यटकों को काफी लुभाता है। जैसे लाल किला हो गया, आपका ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, इसको देखने विदेशी बहुत अधिक मात्रा में भारत आते हैं। तो जितने ज्यादा विदेशी आएंगे वो अपना पैसा, विदेशी पैसा भारत में खर्च करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो है सो पैसे का मुद्रा जो होगा, मुद्रे की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। इसलिए भी जरूरी है इसको बचा करके रखना। अगला है आर्टिकल 50। यह कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कि अब कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर देता है। ठीक है, और जरूरी भी चीज है, क्योंकि अगर कार्यपालिका न्यायपालिका दोनों एक दूसरे पे निर्भर हो जाए, कोई एक दूसरे पे निर्भर हो जाए, तो सिंपल सी बात है डिक्टेटरशिप आ जाएगी। लेकिन कार्यपालिका का प्रमुख जो है तो राष्ट्रपति होते हैं और न्यायपालिका का प्रमुख सुप्रीम कोर्ट होता है ना। तो इन दोनों को क्या कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है, दोनों को पृथक कर दिया गया है कि दोनों अलग अलग जो है सो कार्य करेंगे और एक दूसरे पर नजर बना के रखेंगे। आर्टिकल 51 यह बताता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान ने एक शब्द इस्तेमाल किया है, गुट निरपेक्षता। ठीक है, क्या शब्द इस्तेमाल किया गया है, गुट निरपेक्षता, यानी कि हम कभी भी किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। आपने देखा भी था, भारत जो है यूक्रेन का भी बहुत अच्छा मित्र है और आपका रूस का भी बहुत अच्छा मित्र है। जब यूएनओ में वोट देने की बात हुई तो भारत न रूस को वोट किया और न यूक्रेन का, और आज भी हमारी दोस्ती बरकरार है। सिंपल सा बात है कि भारत जो है वो हमेशा विश्व शांति की ओर कदम बढ़ाने के लिए फोकस करता है, हमेशा विश्व शांति स्थापित करने की बात कहता है। और यही कारण है कि आज तक के इतिहास में, भारतीय इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि भारतीय राजाओं ने कभी किसी दूसरे पर हमला किया, कभी नहीं। हाँ, लेकिन अगर कोई हमला करता है तो हम मुंह तोड़ जवाब भी निश्चित रूप से देते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने की। हमने यूक्रेन और रूस किसी को वोट नहीं किया, क्योंकि वो दोनों युद्ध के लिए वोट कर रहे थे, युद्ध के पक्ष विपक्ष की बात हो रही थी, हमने शांति की बात कही। आज हम मित्र हैं एक दूसरे के। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात आपका आर्टिकल 51 कहता है, और आर्टिकल 51 का ए जो है यह मूल कर्तव्य से संबंधित है। मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य दोनों बात एक ही होती है। ठीक है, तो इसका संबंध जो है आपको आर्टिकल 51 से है। चलिए अगला आर्टिकल हम लोग देखते हैं। आर्टिकल 51 का ए तक हो गया। चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं किसके बारे में, तो आर्टिकल 52 के बारे में। आर्टिकल 52 क्या कहता है? यह कहता है कि भारतीय संविधान में भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, यानी आर्टिकल 52 बताता है राष्ट्रपति के पद के बारे में। ठीक है, राष्ट्रपति का पद। आर्टिकल 53 यह क्या बताता है?
यह बताता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख होंगे, यानी भारत में जो भी काम होगा सब किसके नाम से होगा? राष्ट्रपति के नाम से, करे चाहे कोई भी, लेकिन होगा किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से। इसलिए राष्ट्रपति जो होंगे वो कार्यपालिका प्रमुख होंगे आर्टिकल 53 के तहत। आर्टिकल 54 यह बताता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। राष्ट्रपति जो है उनका निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा। कौन कौन इसमें भाग लेते हैं? तो यह बात हमको कौन बताता है? आर्टिकल 54 बताता है। आर्टिकल 54 के तहत जो है हमको क्या पता चलता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है। आर्टिकल 61 यह क्या बताता है? तो यह बताता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। देखिए, राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं और उनके द्वारा किसी भी प्रकार के संविधान के नियमों का अगर उल्लंघन किया जाता है तो उनको उनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसी को महाभियोग कहते हैं। अभी हम इसको ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, अभी हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे हैं। जो आर्टिकल बात बताता है वही मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद पॉलिटी जब शुरू होगा तो राष्ट्रपति के बारे में पूरा डीप हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। फिलहाल बस इतना समझिए कि आर्टिकल 61 क्या बताता है? यह बताता है राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में, मतलब राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में आर्टिकल 61 बताता है। आर्टिकल 72 क्या बताता है? तो आर्टिकल 72 दो बात बताता है। पहला कि राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति, अगर किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने सजा दे दिया है तो उसको माफ करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ठीक है। इसके अलावा क्या बताता है कि राष्ट्रपति किसी भी कार्य के लिए अपने पद पर रहते हुए न्यायालय के सम्मुख उत्तरदायी नहीं होंगे। मतलब जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर हैं तब तक वो जो है सो न्यायालय में उनको कटघरे में नहीं लाया जा सकता है। ठीक है। आर्टिकल 63 ये जो है राष्ट्रपति के बारे में यहाँ तक था। आर्टिकल 63 बताता है उपराष्ट्रपति का पद। भारत में एक उपराष्ट्रपति का भी पद होगा, इस बारे में जानकारी हमको आर्टिकल 63 के तहत पता चलती है। आर्टिकल 64 क्या बताता है? तो यह बताता है राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति का पद और आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। ठीक है। आर्टिकल 74 क्या बताता है? आर्टिकल 74 क्या बताता है? तो यह बताता है मंत्री परिषद के बारे में। लोकसभा जो है उसके अंतर्गत एक मंत्री परिषद होती है, उसके बारे में आर्टिकल 74 बताता है। और आर्टिकल 75 क्या बताता है? तो यह कहता है कि मंत्री परिषद का जो प्रधान होगा उसको प्रधानमंत्री कहेंगे। ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान में डायरेक्ट प्रधानमंत्री के पद की चर्चा नहीं है, लेकिन इस बात की चर्चा है कि मंत्री परिषद का जो प्रधान होगा उसको हम लोग प्रधानमंत्री कहेंगे। और यह बात कहाँ से पता चलता है? तो 74। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्रधानमंत्री के से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो सिंपल सा फंडा है, कौन है? अनुच्छेद 75 जो है यह प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है। अगला 76 यह बताता है महान्यायवादी के बारे में। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। महान्यायवादी जो होते हैं वो होते कौन है? तो सामान्य तौर पे केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है जो कानून का विशेष कोटि का, उच्च कोटि का ज्ञाता होता है। हो सकता है कि वह एक प्रसिद्ध वकील हो या हो सकता है कि वह जज हो। ठीक है। तो आपको आर्टिकल 76 के तहत एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है जिसको महान्यायवादी कहते हैं, और महान्यायवादी केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। अगर हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में एम वेंकट रमणी जो है, आर वेंकट रमणी, वह जो है आपको महान्यायवादी बने हैं वर्तमान टाइम में। और इन्होंने के वेणुगोपाल, कोटियन कंठकोट वेणुगोपाल का स्थान लिया है। और के वेणुगोपाल से पहले मुकुल रोहतगी थे। ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात का कि वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? तो आर वेंकट रमणी है। सामान्य तौर पे महान्यायवादी को लोकसभा, राज्यसभा या संयुक्त अधिवेशन में बैठने का अधिकार होता है, परंतु उनको वोट करने का अधिकार नहीं होता। बात समझ में आई? चलिए अगला है आर्टिकल 79। यह बताता है किसके बारे में? यह बताता है संसद के बारे में। ठीक है। संसद, देखिए संसद और सांसद में अंतर होता है। ठीक है। सांसद का मतलब हुआ लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य। ठीक है। सांसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य हुआ, और सांसद जो है वह सिंगुलर शब्द है, जबकि संसद जो है यह प्लूरल शब्द है। और संसद का मतलब होता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। भारतीय संविधान में कानून वगैरह बनाने का जो अधिकार है
किसी भी प्रकार के संशोधन का जो अधिकार है वह संसद को दिया गया है, संसद को, ना कि सांसद को। यानी कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलकर के क्या कर सकते हैं, भारतीय संविधान में बदलाव कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। क्लियर? आर्टिकल 80 बताता है राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा, लोकसभा, संसद, ये सब हम लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे। अभी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, बस इतना ही ध्यान रखिए। आर्टिकल 81 जो है यह क्या बताता है, यह बताता है लोकसभा के बारे में। लोकसभा, राज्यसभा अस्थायी सदन होता है, लोकसभा अस्थायी सदन होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकता, लोकसभा प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात भंग किया जा सकता है, किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ठीक है। अगला है आर्टिकल 100। यह बताता है अध्यक्ष द्वारा निर्णायक मत। ठीक है, अध्यक्ष द्वारा। सामान्य तौर पे अध्यक्ष जो होते हैं वह उस संगठन के सदस्य नहीं होते। जैसे लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वह लोकसभा के सदस्य नहीं है। राज्यसभा के अध्यक्ष होते कौन है, उपराष्ट्रपति, वह भी राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। लेकिन नहीं होने के कारण इनको वोट करने का अधिकार नहीं होता है। परंतु किसी विशेष परिस्थिति में जब निर्णायक मत देना हो, जैसे मान लीजिए कि लोकसभा में 50 आदमी किसी विधेयक के लिए हाँ बोल दिया, 50 आदमी ना बोल दिया, तो किसकी बात मानी जाएगी? तो जिधर से लोकसभा के अध्यक्ष वोट कर देंगे उसकी बात मानी जाएगी। वो जो है तो ज्यादा आदमी हो जाएगा, 51 आदमी उधर हो जाएगा, तो वो जो उनके द्वारा बोली गई बातों को माना जाएगा। ठीक है। इसी कारण आर्टिकल 100 जो बताता है वो क्या बताता है, अध्यक्ष द्वारा निर्णायक मत के बारे में जानकारी प्रदान करता है 100। अगला है 108, 108। यह बताता है संयुक्त अधिवेशन बुलाने के बारे में। राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार आर्टिकल 108 ही देता है। संयुक्त अधिवेशन का मतलब हुआ लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ। ठीक है। सामान्य तौर पे लोकसभा अलग आती है, राज्यसभा अलग आती है, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा स्वीकार कर दिया जाए या सुझाया गया प्रस्ताव दूसरा मना कर दे, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। और राष्ट्रपति को यह अधिकार कौन देता है, आर्टिकल 108 देता है कि वह संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। ठीक है। अगला है आर्टिकल 110। यह बताता है धन विधेयक के बारे में, धन विधेयक। और आर्टिकल 112 बताता है वित्त विधेयक या बजट, वित्त विधेयक या बजट के बारे में। देखिए, वित्त विधेयक या बजट जो है साल में मात्र एक बार पेश किया जाता है। वर्तमान टाइम में 1 फरवरी को पेश किया जाता है बजट। ठीक है। लेकिन धन विधेयक जो है यह धन विधेयक साल में 5 बार, 6 बार, 10 बार, 20 बार, 25 बार, 50 बार भी पास किया जा सकता है। बजट का मतलब है कि हम एक साल, अगले 1 वर्षों में मोटा मोटी जो खर्चा करने वाले हैं, जो राजस्व प्राप्ति होने वाली है, जो हम जो इन्वेस्ट करने वाले हैं, व्यय करने वाले हैं, राजस्व व्यय करने वाले हैं, उसका एक मोटा मोटी आंकड़ा, उसी को बजट कहते हैं या उसी को वित्त विधेयक कहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि सरकार ने कहा कि हम जो है सो कहां से कहां तक, तो मुजफ्फरपुर से लेकर के गोरखपुर के बीच में डबल लाइन ट्रैक बिछाएंगे और इस पर हमको 1000 करोड़ का खर्च आने वाला है। तो उसने यह बात बोला, अपना बात जो है सो संसद में रखा, लेकिन 1000 करोड़ उसको नहीं मिल पाएगा। उसको जो है 200 करोड़ मिलेगा कि ठीक है आप 200 करोड़ का काम खत्म कीजिए, फिर धन विधेयक पेश कीजिएगा तो आप फिर से जो है बाकी का पैसा दिया जाएगा। बात समझ में आया? तो चूंकि अब उसको धन चाहिए, तो धन के लिए उसको धन विधेयक पेश करना होता है और मोटा मोटी आंकड़ा बताने के लिए वित्त विधेयक पेश करना होता है। बात समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छा। आर्टिकल 124 बताता है, किसके बारे में बताता है? तो यह भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताता है। कौन सा आर्टिकल? 124। आर्टिकल 131 बताता है क्षेत्राधिकार के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में जो है सो आर्टिकल 131 बताता है। आर्टिकल 137 बताता है किसके बारे में? न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में। मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी ऐसा डिसीजन दे दिया जो डिसीजन बाद में पता चले कि यह गलत दे दिया गया है ना, यानी कि जो दोषी था वह छूट गया है और जो निर्दोष था उसको सजा मिल गई है, तो उस स्थिति में वह अपने दिए गए वक्तव्य को, दिए गए न्याय को पुनरावलोकन कर सकता है, वह फिर से उसको वह बदल सकता है। बात समझ में आई? ये ऐसा नहीं कि बस एक बार दे दिए, सही है या गलत है उसको मान लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार जो है सो दिया गया है आर्टिकल 137 के तहत। किसको? सुप्रीम कोर्ट को।
आर्टिकल 143 143 जो है इसके तहत क्या अधिकार है? तो आर्टिकल 143 के तहत जो बातें हैं वह यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वह राष्ट्रपति को कानूनी सलाह दे सकती है। मान लीजिए कि राष्ट्रपति जो है तो शासन सत्ता चला रहे हैं, उनको ऐसा तो नहीं कि सारे कानून के बारे में जानकारी होता है, लेकिन जो कानून के ज्ञाता हैं, जो जज हैं, जो वकील हैं, उनको तो कानून के बारे में जानकारी होता है। तो राष्ट्रपति को अगर सलाह लेना होगा कानून के बारे में तो वह किससे जाएंगे लेने? तो वह सुप्रीम कोर्ट से जाएंगे लेने, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय उनको जो है तो सलाह दे सकता है आर्टिकल 143 के तहत। लेकिन यहाँ पे यह जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सलाह दे दिया राष्ट्रपति को वो मानना ही पड़ेगा। मानना नहीं मानना वो उनके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन कानूनी सलाह जब भी राष्ट्रपति को लेना होगा तो वह जाएंगे किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट उनको देगी आर्टिकल 143 के तहत। आर्टिकल 148 इसके तहत कैग कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, इसके पद के बारे में जानकारी हमको 148 से मिलती है। अब ये होता क्या है? सामान्य तौर पे सरकार के द्वारा प्राप्त किए गए आय और किए गए खर्च यानी कि व्यय के बारे में लेखा जोखा रखने का काम जो करता है वो कैग करता है। सामान्य तौर पे कैग का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है, क्योंकि 5 सालों तक सरकार कार्य करती है। उसके बाद वह जितना काम की होती है उसका आय और व्यय का टोटल डेटा कैग को सौंप करके और सरकार से हट जाती है। और कैग उस दौरान, उस 1 साल के दौरान उन सभी पे बैठ करके स्टडी करता है कि क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि आमदनी से ज्यादा खर्चा कर दिया गया या खर्चा से ज्यादा जो है तो आमदनी आ गई, फिर बाकी पैसे गए कहाँ पे। यानी कि आय और व्यय का मुंह मिलाता है। अगर किसी कारणवश पता चलता है कि आमदनी से ज्यादा खर्चा हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है तेला बेला कागज में किया गया है, इसका मतलब घोटाला हुआ है। और आप जो सुनते होंगे कोई घोटाला उजागर जो होता है वह कैग के द्वारा ही उजागर किया जाता है, क्योंकि वास्तविक आय व्यय का जो जानकारी होता है वह कैग को ही होता है। वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वह भारत के 15वें कैग है, ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है? भारत के 15वें कैग के अध्यक्ष हैं। बात समझ में आई? चलिए, अभी तक जो आर्टिकल आप देखे हैं वो सारा आर्टिकल केंद्र से संबंधित था। अभी हम लोग राज्य में एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। राज्य से रिलेटेड, राज्य से संबंधित जो भी जो है आर्टिकल है हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। उसमें आपने देखा था प्रधानमंत्री, लोकसभा के मंत्रिपरिषद के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? विधानसभा के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में। उसमें हम लोग क्या देखा था? सुप्रीम कोर्ट। इसमें हम लोग देखेंगे हाई कोर्ट, मुख्यमंत्री के बारे में देखेंगे, विधानसभा विधान परिषद के बारे में देखेंगे, ठीक है, उप राज्यपाल के बारे में देखेंगे। क्लियर? चलिए, आर्टिकल 152 जो है यह बताता है किसके बारे में? राज्यपाल की परिभाषा बताता है, ठीक है। राज्यपाल किसको कहते हैं, राज्यपाल क्या होता है, इसके बारे में जानकारी हमको आर्टिकल 152 के तहत मिलती है। आर्टिकल 153 क्या बताता है? तो यह बताता है कि राज्यों के लिए एक राज्यपाल होंगे, ठीक है। राज्यों के लिए क्या होंगे? एक राज्यपाल होंगे। और यह राज्यपाल के पद के बारे में बताता है आर्टिकल 153। उसके बाद आर्टिकल 154 बताता है राज्यपाल की शक्ति के बारे में, ठीक है। राज्यपाल के भी पास भी कुछ पावर होते हैं, उन पावर के बारे में, उन शक्तियों के बारे में जानकारी हमको आर्टिकल 154 बताता है। आर्टिकल 155 हमको बताता है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता, राज्यपाल की नियुक्ति होती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में हमको आर्टिकल 155 बताता है कि आखिर में उनकी नियुक्ति कैसे होती है, कौन करते हैं, किन परिस्थितियों में क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके बारे में जानकारी आर्टिकल 155 देता है हमको। आर्टिकल 161 जो है क्षमादान की शक्ति देता है। जैसे आपने पीछे देखा है आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है, उसी तरह से आर्टिकल 161 जो है वह राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति देता है। लेकिन दोनों के क्षमा करने में एक अंतर होता है। अंतर ये होता है कि राज्यपाल जो है केवल उसी राज्य के दोषियों को क्षमा दे सकते हैं जिस राज्य से वो बिलोंग करते हैं, यानी कि जिस राज्य के वो राज्यपाल हैं। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि फांसी के सजा को माफ करने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है। फांसी के सजा को माफ करने का अधिकार केवल और केवल किसके पास है? तो है आपको राष्ट्रपति के पास। अगला है आर्टिकल 163, यह बताता है आपको मंत्रिपरिषद के बारे में। लेकिन किसका मंत्रिपरिषद? तो विधानसभा का, ठीक है। इसके पहले आपने देखा है 74 जो देखा है आपने, वह किसके बारे में था? वह भी मंत्रिपरिषद के बारे में था। लेकिन वह किसके मंत्रिपरिषद? तो वह जो है लोकसभा के मंत्रिपरिषद के बारे में था। और आपका जो है आर्टिकल 163 जो है यह आपको विधानसभा के मंत्रिपरिषद के बारे में बताता है।
और आर्टिकल 164 जो है यह बताता है कि मंत्रिपरिषद का प्रमुख जो होंगे वो मुख्यमंत्री होंगे। मुख्यमंत्री के बारे में भी जो सो डायरेक्ट प्रावधान नहीं है। मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होगा, किस मंत्रिपरिषद का, तो विधानसभा के मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होगा उसको हम लोग मुख्यमंत्री कहेंगे। आर्टिकल 165 बताता है महाधिवक्ता के बारे में। एक बात अभी आप पीछे देखे हैं 76, आर्टिकल 76 के तहत आपने क्या देखा है कि केंद्र में एक महान्यायवादी की नियुक्ति होगी, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति होगी। उसी तरह से राज्य में एक आर्टिकल 165 के तहत महाधिवक्ता यानी कि सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति होगी। अब दोनों में अंतर क्या होता है? अंतर कुछ नहीं होता, बस वो केंद्र में होते हैं, ये राज्य में होते हैं, काम दोनों का सेम होता है। महान्यायवादी जो होता है वो केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार होता है और महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। दोनों का काम सेम ही है। इसके बाद आर्टिकल 168 जो है यह बताता है आपको विधानमंडल के बारे में। जिस तरह से केंद्र में शासन सत्ता संसद चलाती है, उसी तरह से राज्य में शासन सत्ता विधानमंडल चलाती है। संसद का मतलब क्या था? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। विधानमंडल का मतलब होता है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है। आर्टिकल 169 जो है यह विधान परिषद के संरचना के बारे में, विधान परिषद के समापन और उसके शुरुआत के बारे में जानकारी देता है। आर्टिकल 170 जो है यह विधानसभा के संरचना के बारे में बताता है और 171 विधान परिषद के संरचना के बारे में बताता है। ठीक है। यह 69 जो है यह विधान परिषद के निर्माण और उसके जो है समापन के बारे में बताता है, जबकि 161 जो है विधान परिषद के संरचना के बारे में बताता है कि विधान परिषद आखिर में कैसा होगा। ठीक है। अगला है आर्टिकल 214। तो 214 बताता है उच्च न्यायालय के बारे में, यानी कि हाई कोर्ट के बारे में। राज्यों में एक हाई कोर्ट होगा, इसके बारे में जानकारी जो है तो आर्टिकल 214 देता है। आर्टिकल 216 क्या देता है? तो एससी का गठन, यानी कि हाई कोर्ट का गठन जो किया जाएगा इसके बारे में जानकारी हमको देता है 216। आर्टिकल 226 क्या बताता है? तो यह जब भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, आप मौलिक अधिकार वाला टॉपिक देखे होंगे तो पता होगा, जब भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उस परिस्थिति में आप जो है डायरेक्ट हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है। यह अधिकार आपको आर्टिकल 226 देता है। 231 क्या बताता है? तो यह बताता है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होंगे। जैसे वर्तमान टाइम में केंद्र शासित राज्य और नॉर्मल राज्य दोनों मिलाकर के 36 है, लेकिन कोर्टों की हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? मात्र 25 है। इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनका एक से अधिक जिनका हाई कोर्ट जो है एक ही हाई कोर्ट 2 राज्यों का है। जैसे चंडीगढ़ और पंजाब, दोनों का हाई कोर्ट क्या है? पंजाब हाई कोर्ट है। ठीक है। उसी तरह से 249 जो है यह बताता है राज्य सूची के बारे में। ठीक है। राज्य सूची के बारे में क्या बताता है कि राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। अगर आपने भारतीय संविधान का अनुसूची पढ़ा होगा तो वहां पे मैंने खूब अच्छे से पढ़ाया है, अगर नहीं पढ़ा है तो जाके पहले उसको पढ़ लीजिए, ये समझ में ज्यादा बेहतर तरीके से आएगा कि राज्य सूची होता क्या है। तो आर्टिकल 249 के तहत, 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होगा। इन बातों का प्रावधान है। अगला है 262 आर्टिकल 262 जो है यह नदी जल विवाद के बारे में बताता है। ठीक है। 262 नदी जल विवाद, आप देखते होंगे हमेशा जो सो राज्यों के बीच नदियों के जल को लेकर के विवाद होते रहता है, क्योंकि जो राज्य लास्ट में पड़ता है नदी के लास्ट में उसको थोड़ी कम पानी मिल पाती है, उसका उपयोग वो ज्यादा नहीं कर पाता, क्योंकि पहले वाली जो राज्य होती है वो डैम वगैरह बना लेती है। जैसे आपने कावेरी जल विवाद का नाम सुना होगा, केरल और आपको तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जो विवाद चल रहा है, कावेरी जल विवाद। ठीक है। बड़ा फेमस जल विवाद है। तो उसी नदी जल विवाद के बारे में आपको बताता है आर्टिकल 262। आर्टिकल 263 क्या बताता है? यह अंतर राज्यीय परिषद के बारे में बताता है। अंतर राज्यीय परिषद माने राज्य सरकारें जो है वो छोटे छोटे परिषद का निर्माण कर सकती है अलग अलग कार्यों के लिए। तो इसके बारे में जानकारी जो है आर्टिकल 263 हमको प्रदान करता है। ठीक है। चलिए अगला आर्टिकल हम लोग देख लेते हैं।